आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर 7 रूल 11 इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसको डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, वाद पत्र यानी प्लेंट को तैयार करना बहुत टेक्निकल काम है। इसमें जरा सी लापरवाही, थोड़ी सी चूक से आपको फ़ायदे के बजाय, रिलीफ के बजाय आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अदालत दावे को खारिज कर सकती है। और दावा तैयार करते वक्त कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, वे कौन से फैक्ट हैं और वो कौन सी ग्राउंड है कि जिसके आधार पर अदालत ऑर्डर 7 रूल 11 की पावर का यूज़ करते हुए आपके दावे को खारिज कर सकती है। इस पर डीपली स्टडी करेंगे, तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। आपके लगभग सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे, ऐसे मुझे आशा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्लेंट, वाद पत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब दो पक्षों के बीच में किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है और सामने वाला पक्ष आपकी बात मानता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए जाते हैं और अपनी बात कोर्ट के सामने रखते हैं। तो जो अपनी आप बात रख रहे हैं उसको लिखित रूप में कोर्ट के सामने लिखित रूप में पेश करना ही वाद पत्र कहलाता है। जो दस्तावेज लिखित रूप में आप दे रहे हैं वो वाद पत्र कहलाता है। प्लेंट वास्तव में आपकी प्लीडिंग है, यानी प्लीडिंग मीन्स याचना या अनुरोध करना। जो कोर्ट से जो आप अनुरोध करते हैं अपनी बात रख करके, वो प्लीडिंग, वो प्लेंट होता है, उसको ही वाद पत्र बोला जाता है। तो देखिए CPC 1908 के ऑर्डर 7 के रूल 1 से लेकर के 8 तक दावे को किस प्रकार से तैयार किया जाता है उसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है। क्या पर्टिकुलर होंगे और क्या पैटर्न फ्रेम किया जाएगा, ये सारा 1 से लेकर के 8 तक रूल में दिया गया है। जैसे सबसे पहले आप अदालत का नाम लिखते हैं, फिर वाद संख्या और सन, फिर वादी का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, फिर वर्सेस प्रतिवादी का नाम, और कई प्रतिवादी गण हैं तो उन सबके नाम, पते लिख करके प्रतिवादी गण, और फिर कॉज ऑफ एक्शन लिखा जाता है। कॉज ऑफ एक्शन पर हम आगे डिस्कस करेंगे। ज्यूरिडिक्शन की बात आती है कि जिस ट्रायल कोर्ट में आप दावा पेश कर रहे हैं कि वहाँ क्षेत्राधिकार उसको सुनने का है। और फिर वैल्यूएशन आती है। वैल्यूएशन चाहे वो किसी कैश में धन हो या किसी मूवल या इमूवल प्रॉपर्टी हो, तो उसकी सरकारी रेट लिस्ट के हिसाब से जो वैल्यूएशन आती है वो वैल्यूएशन मेंशन। और वैल्यूएशन के बाद जो उसकी कोर्ट फीस होती है, जो निर्धारित कोर्ट फीस होती है, वो भी दर्शानी है। और अंत में रिलीफ क्लेम जो आप कर रहे हैं उसको लिखना होता है। मान लो पैसों का मामला है तो इसने इतने पैसे लिए थे, इतना खर्च हो गया, कोर्ट को ये हमें प्रतिवादी से ये खर्चा हमें, या ये पूरा पैसा प्रतिवादी से हमें दिलाया जाए, या कोर्ट को यदि कोई और भी उचित लगता है तो वो पैसा भी प्रतिवादी से वादी को दिलाया जाए। तो ये तो बात थी अभी दावे की। अब आते हैं मेन टॉपिक, जो ऑर्डर 7 रूल 11 जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, अदालत की ये ड्यूटी है और बेसिकली कोर्ट बाउंड है कि बेमतलब के मुकदमों से अपने आप को रोके और अपना कीमती समय अनावश्यक मुकदमों से खर्च होने से भी बचाए। जो व्यक्ति झूठे या छलपूर्वक तथ्यों को छुपा करके, दबा करके न्याय की प्रक्रिया को प्रदूषित करने का काम करते हैं, तो ऐसे मुकदमों से बचे, ये कोर्ट की ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सिविल अपील संख्या 9519 दहीबेन वर्सेस कल्याण जी के मामले में ये कहा कि यदि किसी वाद में कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया गया है, जो भी ऑर्डर 7 रूल 11 कै में दिया गया है, तो फिर कोर्ट इस प्रकार अनावश्यक रूप से मुकदमे में अनुमति की कार्रवाई की अनुमति नहीं देगी और मामले को खारिज कर दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कॉज ऑफ एक्शन। ये बहुत ज़रूरी है। कॉज ऑफ एक्शन यानी आधार और वे कारण उस वाद पत्र में लिखना बहुत जरूरी है। मान लो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है और किसी विरोधी पक्षकार ने आपकी प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन कर लिया है। आपने उससे कब्जा हटाने के लिए कहा, लेकिन उसने उसके बाद भी वो कब्जा नहीं हटाता, जिसके वजह से आप वाद पेश करने की आपको आवश्यकता महसूस हुई। तो ये बात आपको उसमें लिखनी होगी कि मैंने फला डेट को विरोधी पक्षकार को कब्जा हटाने के लिए कहा, लेकिन उसने कब्जा हटाने से इनकार कर दिया। ये कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करना आवश्यक है एक। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन यानी जो दावा आप पेश कर रहे हैं, मान लिया इमूवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उस प्रॉपर्टी की जो एडवर्स आप पोजेशन हटाने का दावा कर रहे हैं, तो जो जिस लैंड पर पोजेशन
एडवर्स पोजीशन किया हुआ है, उस लैंड की जो वैल्यूएशन, जो माल्यता आती है, उसको ठीक से आपको उस दावे में लिखना होगा। अगर आप ये माल्यता सही नहीं लिखते तो कोर्ट पहले तो आपको मौका देगी, यदि मौका देने के बाद भी आप उसको सही नहीं करते तो फिर आपके दावे को निरस्त कर दिया जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट आता है फीस, यानी कोर्ट फीस। यदि आपने मान ला वैल्यूएशन तो ठीक कर दी, ठीक लिख दी, लेकिन उस पर जो निर्धारित फीस है, कोर्ट फीस, वो आपने जमा नहीं की, तब भी कोर्ट आपको पहले तो मौका देगी। यदि मौका के बाद भी आप जो सफिशेंट फीस जमा नहीं कर दे, तब भी आपके दावे को खारिज कोर्ट कर सकती है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड है कानूनी रोक नहीं होनी चाहिए। कानूनी रोक, कानूनी रोक से तात्पर्य क्या है? देखिए, इस बारे में यदि बात करें तो अलग अलग एक्ट में अलग अलग प्रोविज़न दिए गए हैं जिनके कारण दावा पेश नहीं किया जा सकता। सीपीसी की सेक्शन 11 कहती है यदि कोई मामला पहले से तय कर दिया गया है किसी कोर्ट के द्वारा, तो फिर उसी काज ऑफ एक्शन पर वो पार्टी पुनः उस मामले को वाद दायर नहीं कर सकती। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 6 में प्रोविज़न दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ दावा पेश नहीं कर सकता। इसी प्रकार से लिमिटेशन एक्ट में भी हर प्रकार के दावे में लिमिट दी गई है, टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है कि इतने समय के अंदर ही आप दावा पेश कर सकते हैं। सपोज दैट, मान लो कोई वसूली से संबंधित दावा है तो उसको 3 वर्ष के अंदर दावा पेश किया जा सकता है। और बेनामा कैंसिलेशन से रिलेटेड यदि कोई सूट फाइल आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम पीरियड 3 वर्ष का दिया गया है। 3 वर्ष के बाद यदि आप दावा पेश करते हैं तो वो बार्ड बाई लॉ हो जाएगा, लिमिटेशन के कारण कानूनी वर्जित होगा। इस प्रकार का दावा पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अलग अलग एक्ट में अलग अलग प्रोविज़न दिए गए हैं। इस प्रकार सेकंड म्यूटेशन एप्लीकेशन का भी दावा नहीं किया जा सकता। यानी जो भी कानूनी वर्जित है, जो बार्ड बाई लॉ है, उसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती, कोर्ट के द्वारा उसको खारिज कर दिया जाता है। सिविल दावे के लिए ये भी जरूरी है कि आप दावा 2 कॉपी में जमा करेंगे। इसका 2 कॉपी में जमा करने का तात्पर्य यही है कि सिविल कोर्ट में केस ज़्यादा लंबे समय तक चलता है तो उससे जो मूल प्रति होती है वो डैमेजेज होने की संभावना रहती है। इसलिए 2 कॉपियों में ही अदालत दावे को स्वीकार करती है। यदि आप 2 कॉपी में जमा नहीं करते तब भी आपके वाद को निरस्त किया जा सकता है। और इसी क्रम में दावे की उतनी कॉपी दावे के साथ लगानी होती है जितने प्रतिवादी होते हैं। प्रत्येक प्रतिवादी के लिए मान लो 5 प्रतिवादी है तो 5 और एक्स्ट्रा कॉपी भी उस प्लेंट के साथ आपको फाइल करनी होगी, अन्यथा कोर्ट आपके दावे को बिना सुने ही रिजेक्ट कर सकती है। ये पावर ऑर्डर 7 रूल 11 अदालत को देता है। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा टॉपिक ऑर्डर 7 रूल 11 जो कोर्ट के पास पावर है दावे को खारिज करने की, ये आपको इसकी ग्राउंड, इसकी क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट तो प्लीज़ मार्क्स टू मी इन कमेंट बॉक्स। अदरवाइज like, comment and share with other channel, subscribe also. Thank you for watching this. Thank you so much.